नमस्कार साथियों, संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष पर मैं समरीन आप सबका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम विदुषी में, जहां आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर विशाखा कमल से, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं समाज की उन महिलाओं से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद तय करने का बीड़ा उठाया है, जो नज़ीर बनी है समाज की कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे लीड करना है, किस तरफ ले जाना है, ये फ़ैसला खुद कर सकती हैं। तो बिला ताख़ीर अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे स्टूडियो के ख़ास मेहमान से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विशाखा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मुझको यहाँ पर बुलाने के लिए। जी विशाखा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत एटा से हुई, फिर एटा से आज लखनऊ तक के सफ़र में क्या कुछ बदलाव हुआ, क्या कुछ नया आपने जाना, सीखा और आप हमारे दर्शकों के साथ वो शेयर करना चाहें? जी, एक बहुत लंबी यात्रा है जी। और मेरे पिताजी जो थे वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा पुलिस सेवा में थे और मेरे बचपन से ही मुझे एक बहुत अच्छा माहौल मिला है आगे बढ़ने का। मेरे घर में शिक्षा का बहुत ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था और मेरे दादाजी जो थे उन्होंने कहा था कि मेरी माँ से कि बच्चियों को पढ़ाइए आप और उन पर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं डालना है या उनके बारे में उनसे कोई काम नहीं लेना है, बच्चियों को पढ़ने दो। उस समय तो हमें ये बात समझ में नहीं आती थी, हम खुद ही बच्चे थे, लेकिन उसके बाद हमें ये समझ आया कि हाँ, आज जब मैं उस चीज़ को देखती हूँ तो ये बहुत बड़ी बात थी कि दादाजी ने हमारे ये कहा था। और उनके पास मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि उनके पास एक बहुत बड़ा संदूक था, तो उसमें बहुत सी किताबें रहा करती थी। तो मैं गर्मी की छुट्टियों में वैसे ही मैं उनका संदूक खोल के बहुत पढ़ाई किया करती थी। तो मेरी रीडिंग हैबिट वहाँ से डेवलप हुई और मैंने ये 8th में ही तय कर लिया था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है और अपना काफ़ी अच्छी एक विकास करना है। तो तब आपने डिसाइड किया था कि आपको एजुकेशन, मैंने 8th में डिसाइड कर लिया था। वाह, एक 8th क्लास का बच्चा ये डिसाइड कर रहा है कि उसे करियर में क्या करना है। आप इस वक्त डिग्री कॉलेज में अध्यापिका हैं और क्लासेस लेती हैं। आजकल के स्टूडेंट्स में करियर को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, उसका रीज़न आप क्या देखती हैं? उसका रीज़न मेनली ये है कि हम लोगों की एजुकेशन तो होती है, शिक्षा हमको दी जाती है, हम लोग मैं हायर एजुकेशन में हूँ, शिक्षा दी जाती है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा जागरूकता है, लेकिन पहले नहीं थी इतनी। लेकिन इसके पश्चात भी काफ़ी कुछ बच्चों के, क्योंकि हम लोग उनको पहले से नहीं सिखाते हैं कि उनको कहना चाहिए कि एक जैसे कि उनकी स्टार्टिंग हुई एजुकेशन की, जब वो ग्रेजुएशन पे पहुँचते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि हाँ, हमें कुछ बनना है, कुछ करना है। इसका कारण वैसे मैं ये सोचती हूँ कि हो सकता है देर सवेरी सही, हमारी जो सरकार है हमारे लिए इतने प्रोग्राम्स लेके आ रही है बच्चियों के लिए। जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में भी अभ्युदय योजना जो IAS की कोचिंग है वो चलाई जा रही है, तो उसमें काफ़ी शिक्षक जो बच्चियाँ हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये कोचिंग गवर्नमेंट कोचिंग है जिसमें काफ़ी हमारे यहाँ चलाई जा रही है। और भी जैसे कि जो बच्चियाँ नहीं जा पाती हैं कॉलेज में, वो शिक्षा में नहीं अपना योगदान दे सकती, तो उनके लिए भी है हमारे यहाँ इग्नू का सेंटर है, जिससे काफ़ी बच्चियाँ शिक्षित हो रही हैं और उसमें कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हैं। और हमारे यहाँ पे काफ़ी इस तरीके कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ NSS भी है, राष्ट्रीय सेवा योजना है, मैंने खुद उसमें 3 साल तक काम किया है और बच्चियों के लिए हम लोग स्लम्स में भी काम किया है, एजुकेशन के भी क्षेत्र में काम किया है और मैं लगातार बच्चियों के शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी रही है। विशाखा जी, एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो आपके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए। इसका युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। सकारात्मक प्रभाव में हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में, हमारे जो यूथ है उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है और हम लोग जैसे कि पहले हमें ये नहीं था कि कहाँ पर सपोज जैसे मिस इंडिया की प्रतियोगिता चल रही है या हमारे विदेशों में क्या हो रहा है, ये हमें दुनिया के बारे में कोई खबर नहीं थी और हमें अपनी दुनिया की तो खैर जाने दीजिए कि हमें अपने आसपास के माहौल में भी क्या हो रहा है इसकी भी खबर नहीं होती थी क्या हो रहा है। लेकिन आज हम लोग कहते हैं कि रिमोट तले हमारी पूरा जीवन आ गया है, तो उससे हम पूरी दुनिया की कोई भी चीज़ को, कोई भी समाचार है किसी भी क्षेत्र में है, हम लोग सांस्कृतिक ले लीजिए या आर्थिक क्षेत्र ले लीजिए, उस पर हम लोगों की नज़र बहुत हो गई है, तीखी हो गई कहना चाहिए, पैनी हो गई है हम लोगों की भी और युवाओं की भी।
और अगर तो काफ़ी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या प्रयोग में लाएंगे, उनका तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है ना। तो कोई सी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा हम अगर उसका मिसयूज़ करने लगें तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो उसमें जैसे बच्चों की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, उनको मानसिक तौर पर वो स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, स्ट्रेस है। हाँ, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, और बहुत तनाव भी रहता है उनको। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं और बच्चे समाज से कटते जा रहे हैं। उनको एक फ़ोन के माध्यम से ये लगता है कि हम जुड़े हुए हैं। तो मैं हमेशा अपनी कक्षाओं में बताती हूँ कि हम लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन हम लोग अनस्मार्ट भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि उससे अगर आप सही से यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत, एक कहना चाहिए कि नकारात्मक परिणाम उसके आएंगे सामने। और मीडिया का और इसका इतना प्रभाव है कि आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि इस पे डिजिटल मीडिया और जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको लेकर के आगे युद्ध भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी नया समाज है, हमारा समाज आज का कहते हैं कि संचार और सूचना का युग है ना। तो वो सूचनाएं ठीक है हम लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन उसका इस प्रयोग जो है वो हम लोग अपने हित में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो हो गई समस्याएं कि हम क्या क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन के दौर में, लेकिन बीइंग पेरेंट अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो हम किस तरह से बीइंग पेरेंट अपने बच्चों की ज़िंदगी में क्या कुछ ऐसा इनकलकेट करें कि उसका दुष्प्रभाव उन पर ना पड़े, उसका फ़ायदा तो उठाएं वो, लेकिन उसका नुकसान ना झेलें। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन हम उनकी सुख सुविधाओं को देखते हुए कि उनको ये चीज़ चाहिए, बच्चे होते हैं जिद्दी, तो उनको हर एक चीज़ चाहिए, मोबाइल भी चाहिए और उनको सभी चीज़ें, लैपटॉप और कंप्यूटर, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करानी होती है पेरेंट्स को। लेकिन ठीक है, क्योंकि आज के समय में उन्हें अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो एक मदर के तौर पे ये मैं कहूँगी कि उनकी जो जायज़ मांगे हैं उन्हें आप पूरा करें। अगर बच्चा हो सकता है 2-4 दिन परेशान हो, लेकिन उसे अगर हम लोग हर चीज़ को इजीली प्रोवाइड करा देंगे तो फिर बच्चे उसके मिसयूज़ में लग जाते हैं। और ये हमें घर से ही करना होगा, इसके लिए कोई समाज या कोई पॉलिटिशियन या कोई और व्यक्ति या कोई बाहरी हमारे रिश्ते नातेदार या कोई और भी उसको नहीं कर सकता। ये हम लोग खुद, मतलब माता पिता के तौर पे हम लोग ये घर से ही कर सकते हैं। और बच्चों को हमें वहीं पर स्टॉप करना होगा, चाहे उसके लिए थोड़ा नाराज़ होंगे, वो जिद्दी हो जाएंगे, कुछ जिद भी कर सकते हैं या कुछ, है ना। तो उसको हमें उनको मानसिक रूप से थोड़ा सा उन पर मानसिक दबाव डालते हुए या कुछ इस तरीके से वो हमें उसका सॉल्यूशन उसमें ढूंढ सकते हैं, उनको उससे बचा सकते हैं, अपने बचा सकते हैं। डॉक्टर विशाखा, हम लोग आजकल बहुत चर्चा में है नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो अभी वो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन उसको लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है। क्या कुछ बदलाव शिक्षा के तौर पर देखने को मिलेगा हमें आगे आने वाले दिनों में? जी हाँ, बहुत अच्छा ये विषय आपने उठाया है, आपने प्रश्न पूछा है। उस शिक्षा में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हम लोग भी नए मॉडल को एक कहना चाहिए प्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग भी उससे नया कुछ सीख रहे हैं, हमारे बच्चे हैं और उनको हम अपनी बच्चियों को सिखा पा रही हूँ मैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से ये हम क्लियर कर पा रहे हैं कि इस तरीके की नीतियाँ जो है हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। जैसे कि बच्चों में एक टेंडेंसी थी कि कॉलेज ना आना, है ना, बेशक वो उस शिक्षा में, लेकिन कॉलेज नहीं आना और अवॉइड करना, अटेंडेंस के ऊपर भी ध्यान नहीं देना। तो ये चीज़ अब दूर की जा रही है, क्योंकि इसे अटेंडेंस का भी बहुत चल रहा है कि बच्चों की 75% अटेंडेंस भी होनी चाहिए। हाँ, तो मैंडेटरी हो गई है और उसके लिए हम लोगों के यहाँ भी उसके उपकरण लगाए जा रहे हैं कि वो सब बच्चे को रडार पे रहे है ना। तो ये चीज़ थी। और लेकिन अब जैसे सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाने से बच्चों में ये अवेयरनेस आई है, वो अपना असाइनमेंट्स पूरा करने लगे हैं, क्लासेस भी करने लगे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव देखने में आ रहा है नई शिक्षा नीति। हाँ, नई शिक्षा नीति के तहत तो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस है, बच्चे अब क्लास में प्रेजेंट रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे जैसे कि कभी कक्षा नहीं हुई तो भी बुला लेंगे कि मैम चलिए, तो मैं कभी कभी एक्स्ट्रा भी क्लास ले लेती हूँ, जैसे कि और भी है कि 2 हमारे क्लासेस हैं, तो बच्चों को बताना बहुत अच्छा लगता है। जब ऐसे बच्चे आकर पूछते हैं कि मैम, तो बहुत अच्छा लगता है, कम से कम इतने अवेयर हैं ये और हो रहे हैं, मतलब अपने असाइनमेंट्स समय पे दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इससे बच्चों में, जैसे गर्ल्स कभी कभी बोल देती हैं मैम अब इससे ज़्यादा हमें नहीं आता, तो हमने कहा ठीक है, मैंने ऐसे कम से कम 6-7 स्टूडेंट्स को भेजा, हमने कहा नहीं आता कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ो जाके, आप अपनी तैयारी करिए,
तो वो बच्चियाँ फॉलो करती हैं। तो एक ये बहुत अच्छा सकारात्मक बदलाव है जो मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लगा है। आप छात्राओं के कॉलेज में पढ़ाती हैं। बीइंग जी। फीमेल आपको क्या लगता है कि आज के दौर में वो क्या स्ट्रगल्स करना पड़ता है उनको आज भी? जी हाँ, वो हमारे यहाँ पे जो छात्राएं हैं वो बहुत दूर दराज से आती हैं। बख्शी का तालाब है और काफ़ी उस तरफ से आती हैं। तो उनको एक तो कम्युनिकेशन का है और कहना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का है ना। जैसे किसी के साथ में आ रही हैं तो एक कोऑर्डिनेशन बना के चलता है, कई ग्रुप चलते हैं उनमें। अच्छा। तो जैसे कोई बच्ची इस तरीके से मतलब कम्युनिकेशन का भी मेन है। कई बार ट्रांसपोर्टेशन ये सब बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो ये भी मुद्दे हैं बच्चियों के सामने। गर्ल्स है, जैसे एक मुझे छात्रा ने एक दिन बताया कि वो साइकिल पर आती है मैम, उस मतलब मुझे बताया कि मैम मैं साइकिल पे आती हूँ, उसके बाद मैं अपनी साइकिल खड़ी करके एक शॉप पे, और उसके बाद मैं ऑटो से आती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ 3 बार में पहुँच पाती हूँ। और कई बच्चियाँ हैं जो ट्रेन से भी आती हैं सफ़र करके, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी वो आती हैं। चुनौतीपूर्ण है बहुत ज़्यादा। और ये अच्छा, एक मुझे बहुत अच्छा लगा ये बदलाव कि ये नई शिक्षा नीति में कुछ बहुत सी चीज़ें हैं और भी हैं, तो उनके तहत बच्चों में एक इंटरेक्शन बढ़ा है। क्या करियर काउंसलिंग भी इसका हिस्सा रहेगी? हाँ जी, करियर काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरे यहाँ जानकर मतलब खुशी होगी कि हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग का एक पूरा समय दिया जाता है, जिसमें मैं भी हूँ। अच्छा। करियर काउंसलिंग समय समय पर, मतलब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा करियर काउंसलिंग हो जाती है, तो हमें भी लगता है कहीं कि बच्चों की शिक्षा पर इसका कोई असर ना पड़े, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि करियर काउंसलिंग के थ्रू हम उन बच्चों में एक अवेयरनेस ला पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अवेयरनेस लाना, उनको जागरूक करना। जागरूक तो वो हो जाते हैं, बट एक उनको सही दिशा नहीं मिल पाती है और वो दिग्भ्रमित रहते हैं कि कैसे क्या है। तो बहुत अच्छे सेशन हमारे यहाँ हुए हैं करियर काउंसलिंग पे भी, जिसका एक अंग मैं भी हूँ। और बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों लड़कियों की बहुत सहभागिता रहती है और वो बहुत खुश भी रहती हैं कि मतलब एक अच्छे कॉलेज में प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं, तो बहुत उनकी जानकारी बढ़ती है। करेक्ट। बल्कि कई हमारे यहाँ पर सर लोग ऐसे भी आए जो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की कॉलेज की एक एक बच्ची को जॉब दूंगा। आप अच्छे हैं पढ़ने में, आप अपने काम को ईमानदारी से करें तो मैं पूरे कॉलेज को जॉब दूंगा। और करियर काउंसलिंग में भी अपना लोग कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाते हैं कि आप हमसे कभी भी चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको आपका नाम जो है रोज़गार में देंगे, है ना। अब पहले तो ये होता था कि रोज़गार कार्यालय में नॉमिनेशन होता था, उसमें जाके रजिस्टर्ड होते थे बच्चे, लेकिन आज के समय में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जॉब हैं जो बच्चों को मिल सकती है। मैं खुद ही उनकी पर्सनल ग्रूमिंग करती रहती हूँ और उनसे एक बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन रहता है बच्चियों से, और उसके लिए 2-3 क्लास भी हो जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, आपकी अगर कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम भी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और बहुत अच्छी गर्ल्स बता भी देती हैं कि मैम ये ऐसी बात है, कुछ चीज़ें हैं, डिस्कशन करके बहुत अच्छा एक निकलता है। और मैं कोशिश करती हूँ डिस्कशन के थ्रू उनके अंदर से कुछ अंधविश्वास हैं जो बच्चियों को वो मतलब आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो उनसे भी दूर करूँ। तो मैं वो भी अवेयरनेस करती रहती हूँ क्लास में। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आप देख रही हैं कि महिलाओं में और छात्राओं में शिक्षा को लेकर सिंसेरिटी जो है वो बढ़ती है। चाहे माँ हो, वो ज़रूर चाहती है कि उसकी बेटी पढ़ने जाए, और वैसे ही बेटी का भी शौक़ जो है बड़े बड़े सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का जो है वो बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग हो जाता है जब आप काम भी करें और घर भी संभालें और बच्चे भी संभालें? मतलब आपकी जॉब्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, उसको मैनेज करना कितना चैलेंजिंग होता है? जी, बहुत चैलेंजिंग है। और जैसे कि मैंने ही है, विवाह से पहले मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। मैंने इवन अपने घर में एक रुमाल तक धुल के नहीं डाला, लेकिन मैरिज के बाद नेचुरली चैलेंजेस बढ़ते हैं और ये भी हमारे लिए एक समाज का अंग होने के नाते ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद बच्चों के बाद मैंने पूरे अपने दायित्व निभाए हैं और बच्चों के साथ मतलब मैंने बहुत ज़्यादा उनके लिए, सभी खैर मदद करती हैं, मैंने भी किया है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी होते हैं हमारे बच्चे जी। और मैंने, लेकिन ये था कि मैंने जो शिक्षा पाई है, मेरी बहुत अर्ली एज में मैरिज हो गई थी, और मैंने जो भी शिक्षा पाई है, मैंने एमफिल और नेट, पीएचडी, पीजीडी, एचएचए, और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से। और मेरे 2 बच्चे होने के बाद भी मैं वहाँ पर सुबह 8 बजे एज ए स्टूडेंट पहुँच जाती थी। ग्रेट। पूरे साल भर लोगों को पता नहीं लगा कि मैं मैरिड भी हूँ, और जबकि मैं 2 बच्चों को स्कूल में भेज के उनका टिफ़िन लगा के
जाती थी और मैं एज ए स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ती थी। मुझे बहुत एक शौक़ रहा है बचपन से, मेरी कोई और नहीं थी, एक सपना बचपन से बस ये था कि मुझे अधिकारी बनना है और एक अच्छा अपना समाज में एक स्थान हासिल करना है। और जो मैंने किया, बहुत खुशी होती है इस बात को। और जिम्मेदारियाँ अभी भी बच्चों के लिए मैं पूरा मैं अपना समय देती हूँ कॉलेज में। पूरा जब तक कॉलेज में रहती हूँ मैं गर्ल्स के लिए पूरा ध्यान रखती हूँ, उनकी बुक्स देकर उनकी मदद करती हूँ, उनको मैं अपने पर्सनल नोट्स शेयर करती हूँ और साथ में अपने परिवार का भी पूरा दायित्व निभाती हूँ। बच्चों का टिफ़िन है, अभी यहाँ कार्यक्रम में आने से पहले बेटे ने एकदम से कहा कि मम्मा मुझे जाना है, तो जल्दी से उसकी बॉटल लगाई मैंने, सारा चीज़ छोड़ के टिफ़िन रखा, फिर मैंने कहा उसके बाद मैं अपना देखती हूँ, तैयारी करूँगी। बहुत चैलेंजिंग रहा। इवन जिसको मैं बता देती हूँ, मैंने दोनों बच्चों के बाद जॉब किया और मैंने इससे पहले मैं प्रशासनिक सेवा में थी। मैं उत्तर प्रदेश में मैं टॉपर हूँ, मैंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। मैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी थी, उस बैच में मैंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। उस समय मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि मेरा एक सपना साकार हो गया है। और मैंने 3 साल वो जॉब की, फिर मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। ये भी हमारे सरकार की तरफ से था। ये हमारे पद का स्वरूप भी गेस्टेड ऑफिसर होता है, तो हम लोग बेशक शिक्षा देते हैं बच्चों को, बट इस पद का जो हमारा स्वरूप है वो गेस्टेड ऑफिसर है, जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने वो मुकाम हासिल किया है। बहुत लंबी जर्नी रही है। जो लोग भी जैसे मैं किसी से अपनी बातें शेयर करती हूँ तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि मैम आपने 2 बच्चों के बाद ये सब उपलब्धि हासिल की है। क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं के लिए थोड़ा सा चीज़ें कठिन हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे स्कूल चले जाते थे, पति अपनी जॉब पर चले जाते थे, तो उसके बाद मैं बस 10 से 5 तक पढ़ती थी। मैं इवन कितने सालों से मैं दोपहर में नहीं सोई हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मुझे पढ़ना है। तो ये सब मैं एक तो ये पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले के अलावा जब आपको अपना वक्त चाहिए होता है, उस वक्त पे डॉक्टर विशाखा क्या करती हैं? उस वक्त पर मैं मुझे ये है कि मुझे लगता है कि मैं जब खुश होती हूँ कि मैं वैसे टीवी सीरियल्स नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं कुछ मूवीज़ देखती हूँ, कॉमेडी मूवीज़, कॉमेडी प्रोग्राम देखती हूँ, सिंगिंग सुनती हूँ और अच्छा। थोड़ी बहुत करती भी हूँ। अच्छा। तो मैं उस समय में करती हूँ। रीडिंग का मुझे शौक है, लेकिन इधर मेरा शौक नहीं पूरा हो पाता है, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। तो मैं सिंगिंग सुनती हूँ और भी मेरी बहुत हॉबीज़ हैं जिनको मैं चाहूँगी कि मैं भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसको एक साकार रूप दे सकूँ। ये मैंने सोच रखा है। जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे यूथ जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि इस समय हमारे समाज में मैंने देखा है कि एक तो बच्चों में कहना चाहिए कि समाज के प्रति एक उनमें दायरा उनका बहुत सीमित होता जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि युवा ठीक है, आप अवेयर होइए, आपको चीज़ों की जानकारी होना बहुत अच्छा है। तो मैं ये चाहूँगी कि वो बहुत तनाव में ना रहें। और एक चीज़ है जो वो जैसे कि बच्चे हैं हमारे, यूथ हैं, मैंने देखा है वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते हैं। कम्युनिकेशन वो अपने कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है और वो माँ बाप से, जैसे मैंने देखा बच्चे मैच्योर हो जाते हैं आफ्टर 18 ईयर्स, वो अपने पेरेंट्स से ये प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि वो अपने पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा उन बच्चों के लिए कोई भी नहीं हो सकता इस दुनिया में, कोई भी शख्स नहीं हो सकता है। वो अपने माता पिता से अपनी ये चीज़ें शेयर करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि माता पिता ही हैं जो बच्चों को बिल्कुल सही रास्ते पर सही राह उनको दिखा सकते हैं और एक सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। वो अपने जैसे कि दोस्तों से भी पूछ लिया, दोस्त वो भी उनके एज ग्रुप के होते हैं, तो वो उनकी समस्या का सही समाधान नहीं हो पाता है। तो आप, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि आप उन चीज़ों को एक बहुत अच्छे से अपने माता पिता से बात करिए, उनसे अच्छा आपको कोई समाधान दे नहीं सकता। और कम्युनिकेशन गैप ना रखें, अपने पेरेंट्स की भी बहुत रेस्पेक्ट करें। और आपको समाज में एक हमें रहना है, तो अपना एक बहुत अच्छा सा एक मुकाम हासिल करिए, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी है आपकी, उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। परेशानियां भी आती हैं लाइफ में और बहुत कभी कभी तो ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि लगता है बहुत टफ़ है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता टफ़ है। मैंने खुद अपने ये व्यक्तिगत अनुभवों से जाना है। बहुत कठिन दौर भी आ गया है लाइफ में, बहुत अच्छा भी वक्त आया है, बहुत अधिकतर अच्छा ही ईश्वर की कृपा से रहा है। बट मैं वही चाहती हूँ कि सभी के साथ ऐसा हो और हम लोग जो भी अपना मतलब एक बहुत जन्म लेते हैं तो हमें एक अपना बहुत अच्छा मुकाम हासिल करना चाहिए और अपने जीवन को बहुत सकारात्मक तौर पे जीना चाहिए।
क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए है। जी, तो आपने सुना डॉक्टर विशाखा को, जिन्होंने आपको बताया कि ज़िंदगी को सकारात्मकता के साथ जिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप गिरे हैं तो फिर आपको संभलना भी है, आगे चलना भी है, और चलने का नाम ही ज़िंदगी है। और इस वक्त हम अपने कार्यक्रम को अब यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगले अंक में किसी अन्य मेहमान के साथ हम आपकी फिर मुलाकात कराएंगे। आप देखते और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। धन्यवाद। थैंक यू।